नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग भारतीय संविधान में वर्णित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा की। आज हम लोग नीति निर्देशक तत्व के में वर्णित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में की गई है। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आइए हम लोग जानते हैं आखिर ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। ये ऐसी नीतियां हैं जो स्वयं में निर्देशित होती हैं। ये नीतियां राज्य के लिए ऐसे सामान्य निर्देश हैं जो कि राज्य कुछ ऐसा कार्य करे जो जनता के लिए लाभदायी हो। दोस्तों, ये नीतियां वाद योग्य नहीं हैं, इनकी कोई वैधानिकता नहीं है, अर्थात ये गैर न्यायोचित हैं। इनको लागू करना ना करना ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते जैसा कि हम लोग मौलिक अधिकारों में करते थे। इसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये सरकार के ऊपर पूर्णतः निर्भर करता है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। एक ऐसा राज्य जिसमें सभी को समान अवसर, समान न्याय प्राप्त हो, इस प्रकार की राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आइए दोस्तों, अब इसके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा पर चर्चा की गई है। अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में यह कहा गया है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसमें जो भी नीतियां दी गई हैं उसको हम लोग न्यायालय में इसका कोई रीट दायर नहीं कर सकते, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। अनुच्छेद 38। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की चर्चा की गई है, जो कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में भी दिया गया है। अनुच्छेद 39। इसमें कहा गया है कि संसाधनों का उचित वितरण हो और समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराया जाए। अर्थात इसमें ये नहीं है कि कोई अकेला पूरा संसाधन उपयोग करे, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। सभी लोगों के लिए समान संसाधन वितरण कराया जाए। 39A अनुच्छेद 39A में ये कहा गया है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना, अर्थात कि एक प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें समान अवसर के आधार पर सभी को समान न्याय मिलना चाहिए। अनुच्छेद 40। इसके अंतर्गत पंचायत के बारे में चर्चा की गई है, अर्थात ग्राम पंचायतों का गठन हो और उनको आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करना। ये तो अनुच्छेद 40 में इसकी चर्चा की गई थी, लेकिन अब इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत अनुसूची 11 में जोड़कर ग्राम पंचायतों को अनिवार्य कर दिया गया है। अनुच्छेद 43। इसमें कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के कुटीर उद्योग जैसे टोकरी बनाना, सूत काटना, कालीन बुनना, इन प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहित करने पर चर्चा की गई है। अनुच्छेद 44। इसमें एक समान सिविल संहिता की चर्चा की गई है। क्या होती है एक समान सिविल संहिता? इसमें भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों के लिए एक समान कानून हो, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। अभी तक अपने देश में आपराधिक मामलों में तो समान कानून है, परंतु धार्मिक मामलों में इस तरह का कोई कानून नहीं है। सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून लागू होते हैं। तो इस समान नागरिक संहिता से एक प्रकार से किसी भी धर्म या किसी भी जात का नागरिक हो, उसके लिए एक कानून होगा। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और ज़मीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून हो। समान सिविल संहिता अभी तक सिर्फ गोवा राज्य में लागू है। इस पर अभी हाल ही में केंद्र सरकार चर्चा कर रही है इसे पूरे देश में लागू करने के लिए। हालांकि अभी ऐसा नहीं हुआ है।
अनुच्छेद 45, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसकी चर्चा मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21A में भी की गई, जैसा कि हम बता चुके हैं। अनुच्छेद 46, इसके अंतर्गत समाज के कमज़ोर व वंचित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग इत्यादि के सामाजिक और शैक्षणिक स्तरों के हितों की रक्षा करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनके लिए न्याय की व्यवस्था करना, उन्हें अन्याय व शोषण से मुक्ति दिलाना, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 47, इसमें स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक और नशीली दवाइयाँ हैं उनके प्रयोजनों पर, उनके बिक्री पर, उनके उपयोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह राज्य का कर्तव्य बनता है कि इस प्रकार की दवाइयों की चर्चा करें, जांच करें और उन पर प्रतिबंध लगाएं। अनुच्छेद 48, इसके अंतर्गत कृषि और पशुपालन के बारे में चर्चा की गई है। जैसे कृषि की आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से किसानों को परिचित कराना, उनको उस तकनीकी का ज्ञान कराना, उनको प्रशिक्षित करना, पशुपालन के बारे में उनको पशुओं की प्रजातियों के बारे में बताना, उनसे इस प्रकार का संपर्क बनाए रखना अनुच्छेद 48 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 49, इसमें राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक, ऐतिहासिक या अभिरुचि वाले स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं को संरक्षित रखना, उनको उसके लिए कानून की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 50, इसके अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, उनको अलग करने की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 51, इसके बारे में कहा गया, इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि, शांति और सुरक्षा बनाए रखना तथा अंतर्राष्ट्रीय विधियों को मानना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहित करना, इस प्रकार की चर्चा की गई है। तो ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य, ये हमारे नीति निर्देशक तत्व थे। आइए दोस्तों, अब हम लोग नीति निर्देशक तत्व के महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। जब इसके महत्व के बारे में चर्चा करने का प्रश्न आता है तो लोगों द्वारा कहा जाता है कि यह तो एक व्यर्थ में ही जोड़ा गया भाग है, इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इसकी कोई वैधानिकता नहीं है, इसके लिए हम लोग रीट नहीं दायर कर सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है। लेकिन वास्तव में यह एक परीक्षण किट है, यह एक टेस्टिंग किट है जो सत्ता में विद्यमान सरकार की क्षमता का परीक्षण करता है। इसके द्वारा हम लोग यह जांच कर सकते हैं कि जो सरकार सत्ता में काबिज थी वो इन नीतियों को किस हद तक लागू कर पाई जिसके द्वारा जनता को लाभ पहुंच सके। जनता को के लाभदायी शासन के लिए इन नीतियों का किस तरह से उन्होंने क्रियान्वयन किया, किस तरह से इनको लागू किया, इस प्रकार से हम सत्ता में काबिज सरकार के क्षमता का जांच कर सकते हैं और इस आधार पर हम उसको अगले इलेक्शन में किस सरकार को चुनना है इससे हम तय कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।